अच्छा, तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ इस टॉपिक का। ये जो लास्ट टाइम मैं पढ़ा था, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूशन साइकिल। ये क्या होता है कि जब भी हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कंप्यूटर के ऊपर, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। सपोज मैंने प्रोग्राम लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू a प्लस b। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया। तो एक प्रोग्राम है, जिसने कंप्यूटर पढ़ी है मैट्रिक में इसको समझ आ गया होगा। जिसने नहीं पढ़ी वो आगे सेकेंड ईयर में हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, वहां पे आपको समझ आ जाएगी। सिंपल वर्ड्स में ये प्रोग्राम है एक छोटा सा, जो 2 नंबर को ऐड कर रहा है और स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट दे रहा है। तो एक इंस्ट्रक्शन ये है, इंस्ट्रक्शन की लाइन को बोलते हैं। ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये हमारे पास सेकेंड इंस्ट्रक्शन है, इसी तरह ये है हमारे पास थर्ड इंस्ट्रक्शन, और ये है हमारे पास फोर्थ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शन को हम वन बाय वन जो है वो जो मतलब एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, जैसे जैसे आप एग्जीक्यूट करते जाओगे और तो प्रोग्राम आपका चलता रहेगा। लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे उस तरीके को बोलते हैं फेच, डिकोड, साइकिल। ओके ओके, तो ये जो हमारे पास तरीका होता है कि हम सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को चलाएंगे। कैसे चलाएंगे वो अभी हम पढ़ेंगे। फिर इसको कैसे चलाएंगे, फिर उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन को और फिर इसको, तो वन बाय वन चलाएंगे। और इंस्ट्रक्शन को जो चलाने का तरीका होता है ना, वो हमने पढ़ना है आज। उसका नाम क्या होता है, फेच, डिकोड, साइकिल। ओके, ये स्टार्ट में जो पैराग्राफ है ये हमने बड़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि जो भी चीज़ हमने चलानी होती है वो हम सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करते हैं। और सबसे पहले हम उसे लोड करते हैं मेन मेमोरी के अंदर, उसके बाद हम उसको जो है वो चलाएंगे। सबसे पहले वो मेन मेमोरी में होना चाहिए। अगर मेन मेमोरी में कोई चीज़ नहीं है तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं चला सकते। ओके, तो उसके बाद मेन मेमोरी के बाद वो जाएगा किसके पास, रजिस्टर के पास। और हमने पढ़ा था सबसे पहले कौन से रजिस्टर में जाता है, उसका नाम होता है पीसी रजिस्टर, मतलब प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फेच। तो ये फर्स्ट स्टेप है इस साइकिल का, कि हम सबसे पहले फेच करते हैं। और फेच का मतलब क्या होता है, ये देखें कि जो भी चीज़ हमारे पास है ना, हम उसको कॉपी करते हैं। कहाँ पे, ये देखें, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। जो भी चीज़ हमारे पास होगी ना पीसी में, वो बेसिकली हमने मूव करवानी होती है IR के अंदर। लेकिन कैसे, हम हेल्प लेते हैं पहले MAR की। ओके, उसके बाद किसकी लेते हैं, MBR की। अगर आपको याद हो, हमने जब पढ़ा था ना रिसर्च स्टार्ट किए थे, तो वहां भी हमने कहा था पीसी की वैल्यू बेसिकली हमने मूव करवानी होती है IR के अंदर। लेकिन पहले हम उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर करते हैं, उसका जो डाटा होता है वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, यहाँ पे। फिर जो वैल्यू एग्जीक्यूट होने लग जाती है फिर वो यहाँ पे आती है, फिर पीसी की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। तो इतना जो प्रोसेस है ना, इतना उसको बोलते हैं फेच करना। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, चीज फेच कर रहे हैं। ये देखें, ये पूरा लिखा हुआ है। पीसी की वैल्यू MAR के अंदर भेजी, फिर डाटा जो था वो MBR के अंदर भेजा, फिर बाद में वो IR के अंदर आ गया। जब ये चीज हुई तो पीसी की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, एक ज्यादा हो गई है। ओके, इस चीज को हम बोलते हैं हम फेच कर रहे हैं। डी कोड क्या होता है कि जब आपने चीज फेच कर ली, फेच करने के बाद सी उसको डी कोड करता है। डी कोड मतलब उसको एनालाइज करता है कि उसकी टाइप क्या आती। मैंने इंस्ट्रक्शन को क्या करना था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब क्या करना था वो पता लगाता है। उसके बाद वो ये भी पता लगाता है कि किस चीज पे अप्लाई करना है। जैसे देखें, हमने यहाँ पे लिखा जी, हमने करना क्या, यहाँ से पता चला प्लस करना है। ओके, अब किस पे अप्लाई करना है, ये बी के ऊपर और सी के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो प्लस था इसको बोलते हैं ऑपकोड। ए और बी को क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स। ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था। तो ये देखें, सेकंड चीज ऑपरेंड्स का पता लगाता है। उसके बाद कहता है डी कोडिंग का मेन मतलब क्या होता है कि एक्टिवेट को ऑन करता है। एक्टिवेट मतलब कि फॉर एग्जांपल ALU ने करना है, ऐड करना है, तो ALU को जस्ट अलर्ट करता है कि भाई आपने ये वाला काम करना है। ओके, तो ये वाला काम भी कौन करता है, डी कोड का। डी कोड का मतलब क्या, दोबारा बता रहा हूँ। एक तो पता लगाता है कि मैंने करना क्या है, दूसरे किस चीज पे अप्लाई करना है, और तीसरी चीज जिस चीज ने करना होता है, जैसे ALU ने करना होता है, उसको क्या करता है, एक्टिव कर देता है कि भाई आपने अभी ऐड करना है तो एक्टिव हो जाओ, ऑन हो जाओ। फिर थर्ड स्टेप आता है हमारे पास एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब, लो भाई जो चीज एक्टिवेट की थी ना मैंने, ALU एक्टिवेट की थी, अब ALU को बोलता है आप 2 नंबर थे उनको ऐड कर दो। ओके, प्रोसेसिंग कर दो। तो प्रोसेसिंग होती है या एग्जीक्यूशन होती है, उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट करना। तो देखें यहाँ पे लिखा है कि जब आप डी कोड करते हो उसके बाद आप क्या करते हो, ये वाला स्टेप, और आप एग्जीक्यूशन करवा देते हो जिस सर्किट को आपने ऑन करवाया था। ओके, जब आपकी एग्जीक्यूशन हो गई, आपका आंसर आ गया, तो आंसर को आपने क्या करना है, स्टोर करना है। तो स्टोर आप कैसे करते हो, किसी रजिस्टर के अंदर या फिर किसी मेमोरी के अंदर। तो अभी सिर्फ क्या हुआ, अभी सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन चली है,
मतलब अभी एक लाइन चली है, उसके बाद फिर दूसरी लाइन के लिए पूरा ये स्टेप होगा, 4 स्टेप होंगे। पहले फेच करेगा, उसको डिकोड, फिर एग्जीक्यूशन, फिर स्टोर। इसी तरह इस लाइन पे चलेगा, फिर इसी तरह इस लाइन के ऊपर। तो इस स्टेप को बोलते हैं फेच डिकोड एग्जीक्यूशन साइकिल। मतलब एक एक पूरा साइकिल चलेगा, फिर साइकिल, फिर साइकिल। इस तरह से जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो रिपीटेडली कौन करेगा? सीपीयू करेगा। ये लिखा हुआ है ना, सीपीयू रिपीट करेगा इन स्टेप्स को, और इसलिए इसको बोलते हैं फेच डिकोड एग्जीक्यूशन साइकिल। अच्छा जी, तो ये टॉपिक क्या था हमारा? ट्रांसलेटर्स वाला। ट्रांसलेटर क्या होते हैं? उससे पहले ना हमारे पास, मैंने बताया था जी, हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। कौन कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। फिर लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है असेंबली असेंबली लैंग्वेज, एक होती है मशीन लैंग्वेज। ओके, मशीन लैंग्वेज बेसिकली कंप्यूटर की अपनी जुबान है ये, जो कि किस में होती है? सिर्फ 0 और 1 होता है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता। अब कंप्यूटर को आपको कुछ भी समझाना है ना, तो आप 0-1 में काम कर सकते हो, बट 0-1 जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज है। इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसका मतलब हमारे लिए मुश्किल है, तो इसमें प्रोग्राम लिखना भी तो मुश्किल होगा ना। जब हमने प्रोग्राम लिख लिया, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना वो भी मुश्किल होगा। तो अगर कोई एरर आ गया तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, अगर ढूंढ भी लिया फिर उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसका मतलब ये लैंग्वेज सिंपल वर्ड में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर के लिए बड़ी आसान है, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान है। जैसे हमारे लिए हम जैसे उर्दू बोल रहे हैं, तो उर्दू हमें ईजिली समझ आ जाती है, तो बहुत ईजी है। लेकिन अगर कोई और लैंग्वेज बोले जो कि हमें ईजिली समझ नहीं आती, तो हमारे लिए मुश्किल होगी। ओके, तो इसीलिए मशीन के लिए मशीन लैंग्वेज मतलब 0-1 बहुत आसान है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो फिर हम इसलिए यहाँ से स्विच कर गए थे हम लोग, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल हो रही थी यहाँ पे काम करना, एरर्स वगैरह बहुत आ रहे थे। तो लोग जो थे ना इससे दूर हो रहे थे, मतलब जो डेवलपर थे वो कहते थे हमने इसमें काम ही नहीं करना, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो फिर असेंबली लैंग्वेज आई, जो कि इंग्लिश तरह की होती है। निमोनिक्स इसमें होते हैं, मतलब निमोनिक्स बोलते हैं सिंबल्स, इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। तो ये थोड़ी सी इजी थी एज कम्पेयर टू मशीन। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इसको नंबर देता हूँ जैसे 100, मतलब अगर हार्डनेस के लिहाज से, मतलब मुश्किल लिहाज से 100 है, तो ये कितना होगा? ये 70 होगी। हमारे लिए मुश्किल कितना होगा? 70%। तो मतलब 30% तो कम हुआ ना, तो ये थोड़ी सी आसान थी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ गया कि जो हमारा कंप्यूटर है उसको समझ के आती है सिर्फ मशीन लैंग्वेज, ये तो समझ ही नहीं आता। अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा मशीन के अंदर, लेकिन हम कैसे करेंगे? हमें सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, उसका नाम क्या होता है? असेंबलर। ओके, असेंबलर का काम क्या होता है कि ASSEMBLER, असेंबलर का काम क्या होता है कि इस लैंग्वेज को, मतलब असेंबली को मशीन में चेंज करेगा, बस इतना सा काम होगा। इसका मतलब कि ये वाली लैंग्वेज थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, मतलब अगर हम सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं इसके अंदर तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लैंग्वेज में से हर लाइन ने इसमें चेंज होना है। जैसे मैं आपको उर्दू में लेक्चर दे रहा हूँ तो आपको डायरेक्टली समझ आ रहा है, लेकिन अगर आपको समझ ना आता, सपोज आपको इंग्लिश में समझ आता है स्टूडेंट्स को, तो मैं एक लाइन बोलता पहले उर्दू में, एक ट्रांसलेटर होता, वो उसको उर्दू में चेंज करता, चेंज करने के बाद मतलब इंग्लिश में चेंज करता, फिर आपको समझाता। तो एक एक लाइन चेंज होती, तो वो ज़रा थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद हम इस लैंग्वेज से भी आगे चले गए, हम कहते हैं जी ये भी हमारे लिए मुश्किल है, तो हम लैंग्वेज पढ़ते हैं सी, या फिर C++, या फिर हमारे पास लैंग्वेज जावा है, और भी बहुत सारी हैं हमारे पास लैंग्वेजेस। ओके, ये बेसिकली टाइप्स नहीं है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। मतलब और भी जितनी भी लैंग्वेज है ना, ये सारी कौन सी होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसकी अगर हार्डनेस देखे तो मैं कहता हूँ ये 40 या 40 से भी कम है, मतलब इतनी आसान हो गई है। जैसे इसकी हार्डनेस कितनी थी हमारे पास? सपोज 100, और मैंने बोला जी सपोज असेंबली की अगर बात करें तो इसकी अगर है 70। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है बहुत आसान होती है, हमारे लिए 40% हार्डनेस है इसकी। तो सिंपल वर्ड्स में आसान ही है बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो भी हम काम करेंगे, अगेन वो कंप्यूटर को कोई नहीं समझाना, तो हम क्या करेंगे? हमें कंप्यूटर को समझाना तो है, तो हम फिर इसको चेंज करेंगे किसमें? मशीन में चेंज करेंगे। लेकिन क्या असेंबलर से चेंज करेंगे? तो असेंबलर से नहीं चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि जो असेंबलर है बेसिकली वो तो असेंबली का ट्रांसलेटर है, तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अपने ट्रांसलेटर होंगे, उन ट्रांसलेटर का नाम क्या है? एक है कंपाइलर, ओके, या फिर हम इसके यूज कर सकते हैं इंटरप्रेटर।
अब ये क्या करते हैं, बेसिकली दो ट्रांसलेटर है हमारे पास, लेकिन दोनों का काम सेम ही है। सेम काम क्या है कि इसने हाई लेवल का प्रोग्राम जो होगा उसको चेंज करना है, किसमें, मशीन में चेंज करना है। ओके, तो जो हम प्रोग्राम लिखेंगे ना हाई लेवल के अंदर, उसका एक नाम है, उसको बोलते हैं सोर्स कोड। ओके, सोर्स कोड कहते हैं जो हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल के अंदर, और जब कंपाइलर से चेंज करेगा मशीन के अंदर, फिर इसका एक नाम होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। कि हमने किस में चेंज कर दिया इसे, ऑब्जेक्ट कोड में, मतलब मशीन कोड को ही ऑब्जेक्ट कोड कह सकते हैं। तो अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क क्या है? कंपाइलर ये है कि वो सारा प्रोग्राम पढ़ता है, चाहे वो 10 लाइंस का है, चाहे 100 लाइंस का है, मिलियंस का, जितना भी है, उस सारे को उसने पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसे फौरन चेंज कर देना, किसमें, 01 के अंदर, मतलब ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो इसका मतलब कंपाइलर फास्ट है। लेकिन कंपाइलर का एक डिसएडवांटेज ये है हमारे पास कि अगर प्रोग्राम के अंदर एरर हुए, जैसे 10 एरर्स हैं, 15 एरर्स हैं, 20, जितने भी एरर्स हैं, उससे इकट्ठे एरर्स आपको दे देने हैं कि इनको अब जो है ना ख़त्म करो। लेकिन इंटरप्रेटर का करता है, वो सिर्फ एक लाइन को जो है चेक करता है, अगर उसमें एरर नहीं है तो फिर चेंज करता है। तो उसमें ये है कि अगर एरर है ना इंटरप्रेटर के अंदर, तो उसने उधर ही रुक जाना, उसने आगे चलना ही नहीं है। अगर हम ये देखें कि हमें एरर के लिहाज से कौन सा आसान है, तो वो होता है इंटरप्रेटर। लेकिन अगर स्पीड के लिहाज से देखें तो वो कौन सा फास्ट होता है, कंपाइलर। तो इसलिए जहाँ पे हमें स्पीड चाहिए होती है, वहां पे हम कंपाइलर यूज कर लेते हैं। जहाँ पे हमें डीबगिंग मतलब अच्छा चाहिए कि एरर्स हमें फौरन साथ साथ बताता जाए, तो वहां पे हम क्या यूज कर लेंगे, इंटरप्रेटर। काम दोनों का सेम है कि सोर्स कोड को, मतलब जो हाई लेवल में लिखा हुआ है, उसको किस में चेंज करना है, मशीन के अंदर या फिर ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना है। ओके, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये स्टार्ट में उसने यहाँ से लेके ना, उसने यहाँ तक इसकी यही डेफिनेशन बताई है कि हम जितना भी काम कर रहे थे पहले ज़माने में, वो मशीन लैंग्वेज में कर रहे थे, 01 की फॉर्म में काम कर रहे थे, और इसमें जितना भी काम होता था वो बाइनरी पैटर्न में हो रहा था, मतलब इन द फॉर्म ऑफ जीरोज और वंस की फॉर्म में। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ से डिसएडवांटेज आ रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और इवन कि अगर आपने छोटा सा प्रोग्राम लिखना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लॉन्ग टाइम आएगा, यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग नहीं आएगा, लॉन्ग। छोटा सा प्रोग्राम लिखने पे आपके घंटों लग जाते थे। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप सही प्रोग्राम लिख सको, क्योंकि एक भी 01 आगे पीछे हो गया तो आपका प्रोग्राम की पूरी आउटपुट ही आगे पीछे हो जाएगी। उसके बाद फिर उसको डीबग करना, मतलब एरर निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं, हमारे पास टोटल 4 हैं। सबसे पहला वाला ये है, कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तीसरा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है सही प्रोग्राम लिखना। और फोर्थ क्या है, इसमें एरर निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद फिर हमारे पास डेफिनेशन आती है असेंबलर की, यहाँ से ये ऐसा प्रोग्राम है जो बाइनरी हमें आउटपुट देता है, किस में से, असेंबली में से, मतलब असेंबली को चेंज करता है बाइनरी के अंदर। इस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं असेंबलर। फिर असेंबली की डेफिनेशन आती है, ये लिखी हुई है। असेंबली के अंदर बेसिकली मशीन इंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन हमने वो रिप्लेस की होती है किसी और चीज़ के अंदर, और इस चीज़ को हम बोलते हैं निमोनिक्स बोलते हैं। ओके, और प्रोग्राम हम जब असेंबली में लिखते हैं तो वो ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू मशीन। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है, ये देख लिखा हुआ स्टिल अ टेडिशियस वर्क, लेकिन अभी भी इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। तो अगर हम और आसान करना चाहें तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे, हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी होता है। अच्छा, तो उसके बाद देखें, ये था कंपाइलर और इंटरप्रेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था कि कंपाइलर क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में चेंज करता है, उसको बोलते हैं कंपाइलर। एक दफ़ा आपने प्रोग्राम को चेंज कर दिया मशीन के अंदर, फिर आप उसको लोड भी कर सकते हो और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। ओके, तो अगेन डेफिनेशन आ गया सोर्स कोड की। मतलब सोर्स कोड क्या होता है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, द हाई लेवल वर्जन ऑफ द प्रोग्राम इज यूजली कॉल्ड सोर्स कोड। और जो उसका रिजल्ट आता है, मतलब जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट कोड आता है। ये इमेज देख लें, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि सोर्स कोड क्या होता है, जो हाई लेवल में होता है। कंपाइलर उसको चेंज करता है किसके अंदर, मशीन के अंदर या फिर ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। फिर दोबारा ये देखें, उसने थोड़ा सा फिर वो बताया हुआ है डिफरेंस वगैरह कि यहाँ से इंटरप्रेटर हमारे पास ऐसी चीज़ है जो हम, जिसको हम इनपुट क्या करते हैं, मतलब उसको हम क्या इनपुट कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे इधर हम हाई लेवल दे रहे थे, वैसे इसको भी हाई लेवल इनपुट देंगे, और बाद में वो क्या करेगा, उसको रीड करेगा सिर्फ एक लाइन को, और उसको फिर चेंज करेगा, फिर दूसरी लाइन को रीड करेगा, फिर उसको चेंज करेगा। कंपाइलर ने सारा इकट्ठा ही रीड कर लिया था और उससे चेंज कर दिया था, ठीक है, इकट्ठा ही। लेकिन ये वन बाय वन करेगा। ये देखें, अगेन डिफरेंस बता रहा है कंपाइलर इंटरप्रेटर के अंदर
कि कन्वर्ट करता है ईच इंस्ट्रक्शन ओनली वंस। ये कौन करता है? कंपाइलर। कट्ठी सारी इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है कि एक एक लाइन को जो है रिपीट करता है, और अगर एक ही लाइन 10 टाइम्स आ रही है, उसने हर लाइन को बार बार चेंज करना है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर थोड़ा सा तेज होता है, वो कहता है अच्छा एक ही लाइन 10 दफा आ रही है, वो एक दफा चेंज करता है, बाकी कॉपी पेस्ट। लेकिन जो इंटरप्रेटर वो स्लो है, उसको पता ही नहीं है बाकी क्या है, क्योंकि वो लाइन उसने एक रीड की है, तो इसलिए वो बार बार चेंज करता है। लेकिन एरर की बात करें तो एरर जो है डिटेक्ट चेंज करना वो किस में आसान होता है? इंटरप्रेटर के अंदर। लेकिन एक मसला है इसके अंदर कि ये स्लो होता है कंपाइलर से। ओके, यहाँ तक कोई? अच्छा जी, अब हमारा टॉपिक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। सपोज मैं एक चीज डेवलपर हूँ और मेरा काम क्या है जी, एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर मैंने बनाना है, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी है मैंने। इंस्ट्रक्शन क्या लिखी है? जैसे सपोज ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये हमारे पास सेकंड कुछ भी लिखा हुआ है, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर, उसके बाद ये 5। ये मैंने प्रोग्राम बना दिया कुछ छोटा सा। ओके, कुछ छोटा सा इंस्ट्रक्शन लिखी है मैंने। अब मेरा काम क्या है जी, सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन लिखना एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। क्या मुझे ये भी करना पड़ेगा कि प्रोग्राम के अंदर इनपुट कैसे हो? ओके, अब ये मुझे कैसे करना पड़ेगा? उसके बाद मेरा कंप्यूटर प्रोसेसिंग कैसे करे, कंप्यूटर प्रोसेसिंग कैसे करे? ओके, उसके बाद ऐड कौन करेगा जी? ALU करेगा। उसके बाद स्टोर कैसे होगा? उसके बाद मेरा प्रोग्राम जी आउटपुट कैसे देगा? क्या ये सब कुछ भी मुझे हैंडल करना पड़ेगा? ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ये करना पड़ रहा है तो इसका मतलब मेरा जो कंप्यूटर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अच्छा ही नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ है, या मोबाइल जैसे एंड्रॉयड है, या एप्पल का है तो iOS है। तो ये सारा कुछ अगर मुझे करना पड़े तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा मेन फोकस क्या था? ये वाला सॉफ्टवेयर बनाना। जैसे आजकल डेवलपर्स गेम बनाते हैं तो उनका मेन फोकस क्या था? गेम कैसे काम करेगी, गेम पे चलेगी कैसे, ये सारा कुछ। अब ये नहीं कि मोबाइल पे कैसे इनपुट कैसे हम करेंगे, उसको प्रोसेसिंग कैसे, उसकी मेमोरी कैसे मैनेज करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। क्योंकि अगर ये हमारा काम है तो अगर एक बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया तो उसे भी ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। उसके बाद एक और बंदा है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया, उसने सॉफ्टवेयर तो बनाया, उसके साथ उसको भी यही काम करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब हर बंदे को ये काम रिपीट करना पड़ा है, ये वाला काम। तो लोगों ने फिर सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो काम हमें बार बार रिपीट करने पड़े हर बंदे को, तो हम ऐसे करते हैं, इसका एक सॉफ्टवेयर बना के रख देते हैं, ताकि हर बंदे को काम ना करने पड़े, वो जस्ट यूज करें और जो अपना मेन उनका काम है वो करें। जैसे हमारे पास एक बुक है, ये जो बुक हमारे पास ओपन है, तो ये हमें बना के दे दी गई है कि भाई ये बुक है, जिसने यूज करनी हो जैसे उसे ओपन करो और उसे रीड करो और अपना काम चलाओ। लेकिन ये नहीं है कि हर बंदा जब पढ़ने लगेगा पहले अपनी नई बुक बनाए खुद, उसके बाद उसे पढ़े। तब उसे दो काम करने पड़ेंगे, एक तो बुक बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसे पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा मेन काम सिर्फ पढ़ना था, तो हम क्यों ना सिर्फ पढ़ें और हमें बुक बनी बनाए मिल जाए। तो इसी तरह हम जब कोई प्रॉब्लम वगैरह हम सॉल्व करने लगते थे तो हमें ये 4 काम करने पड़ते थे। ये जो 4 काम हैं, रीड करना कैसे करना है डाटा इनपुट डिवाइस से, उसके बाद आउटपुट कैसे देनी है, अगर मेमोरी को मैनेज करना है वो कैसे करना है, अगर हमारे पास स्टोरेज है कोई डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क है, उसके ऊपर डाटा ऑर्गेनाइज कैसे करना है, मतलब मैंने उसको कैसे संभालना है, स्टोर कैसे करना है। ये सारे काम हमें करने पड़ रहे थे, जो कि मुश्किल काम है। तो इससे हमने जान छुड़वानी है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, और तरीका क्या है? हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अब उसमें होता क्या है? उसमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि एक छोटा प्रोग्राम होगा डाटा रीड करने वाला, एक होगा आउटपुट वाला, मेमोरी मैनेज करने वाला, डाटा ऑर्गेनाइज करने वाला, बैटरी चेक करने वाला अगर मोबाइल है, वाईफाई चेक करने वाला, ईच एंड एवरीथिंग छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे। तो उसको मिला के एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया जिसका नाम क्या रखा? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ऑब्वियस दैट टू सोल्व सम प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर अ प्रोग्रामर विल राइट इंस्ट्रक्शन। जैसे उसने सॉफ्टवेयर बनाना था उसके बारे में उसने इंस्ट्रक्शन लिखी, लेकिन अदर देन राइटिंग इंस्ट्रक्शन, लेकिन उन इंस्ट्रक्शन के अलावा उसे कुछ और भी इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ी, जो कि आपके सामने नीचे उसने लिखा हुआ है। तो उसके बाद हमने क्या करना है? हमने इसकी डेफिनेशन पे आ जाना है, जो कि ये बोल्ड करके लिखी हुई है। ओएस की डेफिनेशन है ये। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस एज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, के हमारे पास ज्यादा सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड पे चल रहे होते हैं। मतलब जैसे अभी भी मेरा कंप्यूटर चल रहा है, इसके बैकग्राउंड पता नहीं कितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, मुझे पता ही कोई नहीं है।
और प्रोवाइड एन इंटरफेस, और हम एक इंटरफेस प्रोवाइड किया। ये देखें ना, जैसे देखें ये मुझे सारा कुछ नजर आ रहा है, ये इंटरफेस है। मैंने इसको बंद करना हो तो एक क्रॉस का बटन है, ये मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, ये टाइम डेट, ये मुझे एक इंटरफेस नजर आ रहा है। एक इन्वायरमेंट उसने बना के दिया है, किसने? ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसके अंदर दूसरे प्रोग्राम भी चल सकते हैं। अब देखें मैं कंप्यूटर तो चला ही रहा हूँ, उसके बाद मैं जूम एप्लीकेशन भी चला रहा हूँ, उसके बाद ये देखें जी ये मैंने बुक ओपन की है, पीडीएफ फाइल वो भी चल रही है। मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल सकती हैं, लेकिन मुझे कौन अलाउ करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और कंप्यूटर में अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ भी कर सकता हूँ, ये भी मुझे कौन अलाउ करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा कि हमारे कंप्यूटर के बैकग्राउंड में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, जो हम एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हम कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से यूज कर सकते हैं, एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्विच करेंगे आगे, और ये देखिए लिखा हुआ है कि एनी प्रोग्रामर और यूजर ट्राइंग टू यूज द कंप्यूटर सिस्टम। जब भी कोई प्रोग्रामर था, जैसे जिसने सॉफ्टवेयर बनाना है, या सिंपल यूजर जैसे हम लोग होते हैं, हम कंप्यूटर सिर्फ यूज करते हैं, नाउ डज नॉट नीड टू राइट इंस्ट्रक्शन। अब वो वाली जगह काम हम ऊपर पढ़ के आए हैं 4, वो अब उसे खुद नहीं करने पड़ेंगे। ओके, जैसे कॉमन टास्क है उसे बार बार करने पड़ेंगे, तो वो अब वो खुद नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो कमांड देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसे मैं इस वक्त ये नीचे की तरफ करूं, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहा हूं कि मैंने इसको ये डॉक्यूमेंट नीचे करना है या फिर ऊपर करना है। मैंने किसको बताना है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। आगे से कंप्यूटर जो हमारा हार्डवेयर है उससे काम करवाना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये इमेज देखें, मैं प्रोग्रामर यूजर हूं, मैंने किसको काम किया? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे से हार्डवेयर, मतलब जो मेरा लैपटॉप है उसको बोला अभी नीचे की तरफ करो। ये जो यूजर है उसने नीचे वाला एरो बटन दबाया, तो इसका मतलब आपने इसको नीचे करना है। ऊपर वाला बटन दबाऊंगा तो ऊपर की तरफ करना है। ओके, या इसके अलावा हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जैसे जूम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ये जो मैंने ब्राउजर को ओपन किया हुआ है, ये भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इसको भी अगर कंट्रोल करना है तो कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने याद रखना है, जब भी हम इनपुट देते हैं तो हम इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं, हम किसी हार्डवेयर को इनपुट नहीं देते। जैसे मोबाइल पे कैमरा ऑन करना है, मैंने बटन दबाया, तो बटन तो बेसिकली हार्डवेयर है, लेकिन उसको कोई पता नहीं है कि बटन दबाया गया कि नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर है, उसने बताया कि भाई ये बटन जो है ना प्रेस किया, इसका मतलब है कैमरा ऑन करो। ओके, तो ये चीज होती है। तो देखिए दोबारा देखिए, कमांड हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं, एंड OS कैन डू द रेस्ट। बाकी काम किसने करना है? OS ने करना है। सो वी कैन विजुलाइज, तो हम कहते हैं इमेज में भी दे सकते हैं, इफ द OS इज सिटिंग बिटवीन द हार्डवेयर। ये बेसिकली ये बीच में बैठा हुआ है हार्डवेयर के और एप्लीकेशन प्रोग्राम के। ओके, ये हार्डवेयर है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, लेकिन सेंटर में कौन है? ये है। इसी ने सारा काम करवाना है, इसी ने देखना है कि हार्डवेयर को इनपुट कौन सी दी गई है, और अगर एप्लीकेशन है तो क्या वो इसको चलाएगी या फिर नहीं चलाएगी। ओके, उसके बाद देखें जी, द OS विल नॉट ओनली प्रोवाइड प्रोग्राम्स फॉर डूइंग डिफरेंट टास्क। कहता है सिर्फ ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स ही नहीं दे रहा कि भाई आपने ये वाला काम करना है, आपको इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। मतलब वो जो आप देखते नहीं हो मोबाइल पे कि आपको आइकन नजर आते हैं, या लैपटॉप है उस पर आइकन नजर आते हैं, माई कंप्यूटर का ये वो सारे कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका एक नाम है, उसको बोलते हैं इंटरफेस। ओके, जो नजर आता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस। तब इसके मेन जो स्टार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन, वो यहाँ से होता है कि इसके फंक्शंस क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के, हमें क्या फायदे हैं, हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये कि हमारा जो हार्डवेयर है, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उसको हमें कौन मैनेज कर रहा है? वो होता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे देखें मेरे पास डिस्क है, हार्ड डिस्क है, मेरे पास रैम है, CPU है, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर लगे हैं ना हार्डवेयर। इसको कौन देख रहा है कि सारा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छे से सारे काम करेंगे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है तो हमारे ये जितने मर्जी अच्छी डिवाइसेस हों वो अच्छे से काम नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड प्रोग्राम्स फॉर मैनेजिंग द हार्डवेयर रिसोर्सेज। जैसे डिस्क है हमारे पास, मेमोरी है या CPU और कोई भी चीज़ है, वो सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिर उसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट, कि मेमोरी को कौन मैनेज करना है। जैसे सपोज हमारे पास मेमोरी है 2 GB की मेमोरी है, रैम है,
उसमें हमने डाटा को जी स्टोर करना है, तो जाहिर सी बात है हमने हर चीज जो भी चीज़ आ रही है उसको स्टोर करना है। जब हमने स्टोर कर लिया तो सपोज हमारी मेमोरी फुल हो गई है, और मैं मोबाइल की बात करूं और मोबाइल पे मेरे कॉल भी आ रही है, लेकिन मेरी मेमोरी तो फुल हो चुकी है। अब क्या करें? अब हमें ये करना पड़ेगा कि कोई ना कोई चीज़ तो रिमूव करनी पड़ेगी मेमोरी से, अदरवाइज हम कॉल पिक ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब कॉल हम पिक करेंगे तो मेमोरी में कुछ स्पेस उसको चाहिए होगी। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से जज करेगा कि कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी है, उसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर मेमोरी से बाहर भी निकाल दूं तो कोई मसला नहीं है। तो कौन देख रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर क्या रहा है? मेमोरी को मैनेज कर रहा है। तो ये होती है मेमोरी मैनेज करना। ओके, कि इफ इन द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, मतलब जो हमारा कंप्यूटर है, हर प्रोग्राम जो है वो उसने लोड होना ही होना है मेन मेमोरी के अंदर। जब उसने चलना है तो जारी बात उसने जगह तो लेनी है। तो अगर आप ज्यादा चीजें चला रहे हो, मतलब सेवरल प्रोग्राम सिमिल्टेनियसली सेम टाइम पे आप लोड कर रहे हो मेन मेमोरी के अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे? हम टाइम शेयरिंग यूज करेंगे। मतलब सारा टाइम शेयर कर लेंगे कि अच्छा भाई इतनी मेमोरी मैं यूज कर रहा हूँ, इतनी मेमोरी मैं यूज कर रहा हूँ, इतनी आप कर लो, इस तरह करके शेयरिंग कर लेते हैं। ओके, अब ऐसे नहीं है कि पूरी रैम के अंदर एक ही प्रोग्राम आ रहा है, जब वो बंद होगा फिर दूसरा प्रोग्राम आएगा, ऐसे नहीं होता। इसमें शेयरिंग होती है, कितनी देर आप यूज कर लो, ये वाला पार्ट मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, तो ये भी चीज किस में आती है? मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आती है। उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि हम किसी चीज पे क्लिक करते हैं, वो चल जाती है, वो लोड होती है। हमें पता है पहले चीज लोड होती है बाद में चलती है। तो कैसे लोड होती है, कैसे चलती है? वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। प्रोग्राम हैज टू बी लोडेड इनटू मेन मेमोरी बिफोर द प्रोसेसिंग और देन वी कैन एग्जीक्यूट इट। ओके, ये फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है कि जब हम प्रोग्राम ऑन करते हैं वो लोड हो जाता है, जब हम प्रोग्राम बंद करते हैं वो मेमोरी से खत्म हो जाता है। ये दोनों काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे जब विंडो करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी होती है जी। आप इस तरह से भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं, पिन लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये सारा कुछ भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? सिक्योरिटी से रिलेटेड ये भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मोबाइल में हमारे पास जो जैसे जैसे लेटेस्ट वर्जन होता है उसकी सिक्योरिटी भी उसी तरह की होती है। तो उसका मतलब डिवाइस हमारे पास वही है, लेकिन उसका जो वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम वो चेंज हो गया। ओके, तो इसका मतलब जो सिक्योरिटी है वो भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंटरफेस जो होता है कि मैंने कुछ चीज चलानी है, मुझे कुछ नजर आएगा तो चलाऊंगा ना, उस चीज को बोलते हैं इंटरफेस। कि कोई बंदा है जैसे मैं और कंप्यूटर है जो आपको नजर आ रहा है, तो हम दोनों ने इसको कैसे चलाना है? मतलब मैंने चलाना है किसको? कंप्यूटर को। तो कैसे नजर आएगा? ये हो, इस चीज को बोलते हैं इंटरफेस। तो दो तरह के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आती है और लॉन्ग में भी, तो इसको बड़े अच्छे से देखना है। इसको CLI भी कहते हैं। ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना, इसके साथ अब लिख लें CLI। तो इसमें जो भी हमने काम करना होता है हम कमांड्स के थ्रू काम करते हैं। मतलब मैं इसको कमांड दूंगा इंग्लिश में लिख के और वो उसको एक्टिवेट करेगा। कोई चीज़ डिलीट करनी है, कोई चीज़ अपडेट करनी है, कुछ भी करना है तो उसको करना हो तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे कमांड देते होते हैं। ठीक है, लेकिन जो GUI है वो आपको नजर आ रहा है कि जो भी हमने काम करना होता है वो हम कैसे करते होते हैं कि हम किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने से क्या होता है जी? हम उस चीज़ को फिर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं GUI जो हम यूज़ कर रहे हैं। देखें ये पॉइंटर है, इसके अंदर विंडोज़ हैं, आइकन्स हैं, ये सारा कुछ है। तो ये ग्राफिकल है बेसिकली, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखें, ये देखें, ये है कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे आप लिखेंगे ना तो आपकी स्क्रीन पे ये नज़र भी आ जाएगा। आप अपने कंप्यूटर भी चला सकते हो। ये देखें, तो इसमें जो भी काम करना होगा अपने टेक्स्ट के फॉर्म में लिखना है, ऐसे लिखना है। यहाँ पे माउस यूज़ नहीं हो सकता, किसी चीज़ पे क्लिक नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास ये विंडो है, जो भी चीज़ ओपन करनी है, देखिए मैंने क्लिक किया तो चीज़ ओपन हो जाती है। तो इसको अपने याद करना है स्टार्ट से लेके जो CLI है। और कहाँ तक याद करना है? यहाँ तक। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी एग्जांपल क्या है? MS DOS। लेकिन विंडोज़ की बात करें तो आपने स्टार्ट से याद करना है और आपने यहाँ तक याद करना है। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो एग्जांपल है वो ये है MS विंडोज़। ठीक है, और इसमें मेन डिफरेंस ये भी है कि ये सिर्फ हम किससे चलाते हैं? कीबोर्ड से। लेकिन ये हम कैसे चला सकते हैं? कीबोर्ड से भी और माउस से भी चला सकते हैं। ओके,